हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। दिया अरोड़ा, ऑडिबल निकांत। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। आज हाफ एन आवर थोड़ी डिले क्लास स्टार्ट हुई है। गुड इवनिंग। बता दीजिए फटाफट, वॉइस क्लियर, तो हम स्टार्ट करें आज का फर्स्ट सेशन और फर्स्ट चैप्टर। यस चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक इंट्रो वीडियो में देखा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हमारा एकदम ये जो सब्जेक्ट है ना, न्यू सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंट कर लो। आज हम चैप्टर नंबर 1 आपकी किताब में जर्नल प्रिंसिपल के नाम से है। या फिर इंट्रोडक्शन के नाम से है। आपके बुक के अंदर जर्नल प्रिंसिपल या इंट्रोडक्शन के नाम से है, लेकिन मैं इसको, जो ये चैप्टर होगा उसको मैं बेसिकली कॉस्ट शीट के नाम से मैं बुलाऊंगा। किसके नाम से बुलाऊंगा मैं? कॉस्ट शीट के नाम से बुलाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज कॉस्ट शीट। अब सर कॉस्ट शीट क्या होता है? शीट का मतलब हमारा है स्टेटमेंट से। शीट का मतलब हमारा है स्टेटमेंट से। और स्टेटमेंट का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L से है। किससे मतलब है हमारा? P&L से। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने पहले भी सीखा है, बनाने के लिए कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो पहले भी सीखा हुआ है, तो अब क्यों सिखा रहे हो? देखो, अगर हम बात करें ना, हमारे नॉर्मली 2 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं हमारे। एक हमारा जो CA होता है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, और एक होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा ना, और जो चार्टेड अकाउंटेंट होगा ना, इसके अंदर देखा जाए तो ज्यादा काम इसके ऊपर होता है। और कॉस्ट अकाउंटेंट को हम रखते हैं कि भैया तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करो? कॉस्टिंग करो। जब हम इसको कॉस्टिंग के लिए रखते हैं, तो अगर मान लेते हैं कोई चार्टेड अकाउंटेंट बोले इससे कि भाई एक काम कर, तुम P&L बना दो मेरे लिए,
तो ये बोलेगा भैया मैं पी&एल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे तनख्वाह थोड़ी मिल रही है पी&एल बनाने की। पी&एल बनाने की तनख्वाह तो तुम्हें मिल रही है, तो तुम बनाओ अपना पी&एल। मैं तुम्हें पी&एल बनाने में क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, किस किस चीज की जानकारी चाहिए, वो मैं बता सकता हूं। तो ये सिर्फ इसको जानकारी देगा एक, कि क्या खर्चे हैं, कौन से खर्चे हैं, किस तरीके के खर्चे हैं, कौन से कंपोनेंट्स लगे, ये जो जानकारी देगा। और उसके अंदर सब कुछ होगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन एक कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंस के खर्चे होते हैं, जिनसे कॉस्ट वालों को कोई मतलब नहीं है। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, कॉस्ट वालों को कोई लेना देना नहीं। मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, मैंने लोन लिया, उसका ब्याज से इनको कोई मतलब नहीं है। भैया आपका कितना सामान आया, उस सामान के ऊपर कितना प्रोडक्शन पे चीजें लगा, बस ये बताएगा। तो ये अपना पी&एल फिर अलग बनाएंगे। जब तक ये मुझे अपना पी&एल नहीं देगा तो ये नहीं बना सकता। तो एक तरीके से ये हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा, फिर फाइनलाइज करने का काम इनका रहेगा। तो इनका पी&एल क्या होता है, बड़ा पी&एल होता है। इनका पी&एल क्या होता है, छोटा पी&एल होता है हमारा एक तरीके से। तो हम जो सीखने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट जो पी&एल बनाता है वो कैसे बनाता होगा। बड़े वाला पी&एल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा है हमने 11th क्लास में पढ़ा है, हमने सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ा है, हमने फाइनल अकाउंट सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ा है फाइनल अकाउंट, जिसमें सब चीजें आती है। यहां पे इनको बनाने का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि भैया आपका डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है। जैसे आपको याद होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता था, सेम ऐसे कॉस्ट शीट भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो यहां पे भी नो डेबिट नो क्रेडिट। नॉर्मली एक कैलकुलेशन करके एक पर्चे पे चार्ट बना के दे देंगे, ले भाई तू अपना फाइनल पी&एल बना ले। नॉर्मली एक पर्चे पे बना के दे देंगे, अपना पी&एल बना ले, सिंपल सी बात करें। तो सर यहां पे कॉस्ट शीट के लिए यहां पे तो बहुत सारे रूल्स लगते थे, कंपनीज एक्ट के रूल्स लगते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते थे। यहां पे कौन से रूल्स लगेंगे सर, यहां पे भी रूल्स लगने वाले हैं हमारे, यहां पे भी रूल्स लगने वाले हैं। कौन से रूल लगेंगे सर, यहां पे कॉस्ट शीट बनाने के लिए एक तो पहले ना कॉस्ट को हम इतना तवज्जो देते नहीं है। क्यों नहीं देते भैया इतना हम इंपॉर्टेंस कॉस्ट को, क्योंकि इस जगह पे यहां पे कॉस्ट के अंदर ना काफी सारी चीजें जो होती है, जैसे कि मान लो कॉस्टिंग का काम पता है कहां होता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो। और मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता है हमारे भारत के अंदर। ज्यादा से ज्यादा काम किसमें है, रिटेल होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग कम, जैसे मारुति कंपनी है, तो मारुति तो एक कंपनी, वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वहां पे अकाउंटेंट की जरूरत होगी, कॉस्ट अकाउंटेंट की। लेकिन मान लेते हैं मारुति कंपनी को बेचने के लिए कितने शोरूम होंगे, तो उतने सारे शोरूम के लिए तो आप हर शोरूम अपना अलग अलग प्रॉफिट निकालेगा। तो वहां पे सीए की क्या होगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वहां पे सीए की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारा पहले कॉस्ट शीट बनता था, तो एक कॉस्ट शीट बनाते थे सिंपल, कोई रेगुलेशन नहीं था। हम नॉर्मली एक पर्चे पे बना देते थे, ले भाई ऐसे ऐसे बात होगी, ये चीजें हैं, ये चीजें ले ले। लेकिन अब एक न्यू कॉस्ट शीट आ गया जिसको रूल के हिसाब से बनाना है। और रूल जैसे अकाउंट्स के अंदर अगर कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, तो एज पर किसके बनता है सर, एज पर अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। ऐसे यहां पे होता है हमारा कॉस्ट स्टैंडर्ड। ऐसा ही क्या होता है हमारा कॉस्ट स्टैंडर्ड। और कॉस्ट शीट को बनाने के लिए जो पुराना था, तो उस टाइम पे स्टैंडर्ड एज सच कोई फॉलो नहीं हो रहा था। तो अब हमें दो तरीके की कॉस्ट शीट सीखनी पड़ेगी। एक पुरानी वाली जो हम प्रायोरिटी ये एग्जाम में पूछा जाता है, नए वाला बहुत कम रेलेवेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम पुरानी वाली कॉस्ट शीट सीखेंगे, फिर नई वाली सीखेंगे। कहने का मतलब पुराने वाला प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे और एक न्यू वाला प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। हुआ कुछ नहीं, बस खर्चे को थोड़ा उलट पुलट कर दिया गया है, खर्चे को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है। तो कॉस्ट शीट सर दो टाइप से सीखना है, ठीक है। अब हम खर्चे की बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारा एक बनता था फाइनेंस में, क्या बनता था सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे कौन से खर्चे आते थे सर, डायरेक्ट एक्सपेंस आता था,
डायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे कैटेगराइज कर दिया, वेजेस हो गया हमारा, फैक्ट्री रेंट हो गया हमारा, या कैरेज इनवर्ड हो गया। इसके बाद एक P&L बनता था, इस P&L में सारे के सारे क्या आते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी आ गया आपका, और भी बहुत तरीके के खर्चे इसके अंदर आ गए। तो भाई मुद्दे की बात यह है कि इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट था, तो क्या हमें कॉस्ट शीट में भी कोई ऐसा कुछ सीखना पड़ेगा? जी हां, सीखना पड़ेगा। हम सीख रहे हैं कॉस्टिंग। तो सर अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्ट क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। कॉस्ट क्या होगा? किसी भी चीज की कीमत जब आप करोगे ना, तो इस कॉस्टिंग के अंदर 3 तरीके के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। एक तो लगता है सबसे मेन, क्या लगता है? मेन मटेरियल। अब भैया मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं, तो कैलकुलेटर के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, इसके अंदर जो चिप लगा है वो चाहिए, मटेरियल हो गया। और मटेरियल के साथ साथ मुझे लगेगा इसको बनाने के लिए मजदूर, जिसको क्या बोलेंगे? लेबर। जिसके लिए क्या लगेगा हमें? लेबर। और जब लेबर और मजदूर होगा, जरूरी नहीं है मटेरियल से ही बन जाएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो मटेरियल के अलावा होते हैं। जैसे बिजली का बिल हो गया, जब मैं फैक्ट्री में बनाऊंगा तो बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा। वहां पे टेलीफोन का बिल हो गया, तो बड़े सारे होते हैं। तो जो उसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, तो यहां पे बोला जाता है ओवरहेड, यानी ये खर्चे। अभी तक हम खर्चे को बोलते थे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां पे कॉस्टिंग में खर्चे को हम किस नाम से जानेंगे? ओवरहेड के नाम से जानेंगे। तो यहां पे हमारे 3 कंपोनेंट्स हो गए। कौन से हो गए? एक मटेरियल हो गया, एक लेबर। लेबर का मतलब वही सैलरी, वेजेस, मजदूरी कह लो आप। और एक ये हो गया, लेबर का मतलब आपका हो गया, लेबर का मतलब हो गया सैलरी कह लो, या फिर वेजेस कह लो। अब मटेरियल भी यहां पे स्पेसिफिक, अब अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारा? कॉस्ट। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा? कॉस्ट। ये हमें कॉस्ट इतने की पड़ गई, बनी है, अभी बिका नहीं है सामान, अभी मेरा बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें कुछ और खर्चे जोड़ेंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गया, यानी सेलिंग के खर्चे, कुछ और खर्चे होंगे ना। ये तो माल बन के तैयार हुआ, मेरा कैलकुलेटर था, प्लास्टिक एक कॉस्ट हो गया, जो लेबर इसको बना रहा था, असेंबल कर रहा था, वो कॉस्ट हो गया, और बिजली का बिल वगैरह बनने में लग रहा था, वो कॉस्ट हो गया। इसके बाद मैं इसको एडवर्टाइज करूंगा, इसको पैकिंग करूंगा, तो बड़े सारे और खर्चे हो जाएंगे। तो एक और खर्चा होता है जिसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं सारी बातें बताऊंगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं और फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। अब यहां पे मटेरियल की हम बात करें ना, तो बड़े मजे की बात है। मटेरियल 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल भी यहां 2 टाइप के निकल जाते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे समझते हैं? आप मान लिया जाए आप पिज्जा खाने जाते हो, डोमिनोज गए आप पिज्जा खाने के लिए, एक पिज्जा आपको मिला। पिज्जा का जो बेस होता है वो, इसके ऊपर जो भी उसने डाला, चीज वगैरह डाला, पनीर डाला, जो भी इसने वेजिटेबल डाला, सब चीज डाला, और ये बेस जो है ना, इसका कितने का आ जाता होगा? मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का। सिर्फ बेस लेने जाओगे, अब मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहीं पे भी जाओगे तो 20-30 रुपए के, 30 रुपए के तो 2 भी मिल सकते हैं, मैं अंदाजा लगा रहा हूं। इसके ऊपर पनीर वनीर जो भी डाला है इसने, वो जो है वो सारा का सारा जो मटेरियल लग रहा है वो कितने का डाल रहा होगा? मान लो ज्यादा से ज्यादा मान लो तो 20 रुपए का होगा। ऐसा थोड़ी आधी किलो पनीर डाल रहा है आपके उसमें, थोड़े थोड़ी डाल रहा हो, तो नाम का डाल रहे हैं। तो 20 रुपए या 30 रुपए मान लो, या 50 रुपए मान लो, और क्या मानोगे? तो डायरेक्टली आपको ये जो पिज्जा है कंपनी को बनाने का खर्चा आ जाता है, मान लेते हैं 50-60 रुपए, मान लो हो गए, मान लेते हैं 30 ही लगा दो, चलो। हम सब कई बार पिज्जा जब खाते हैं या फिर कहीं भी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं,
और मजाक मजाक में सही, अगर कोई चीज महंगा लगे हमें तो हम खा तो लेते हैं, उसके बाद हम ये जरूर बोलते हैं यार वर्थ इट नहीं है। वर्थ इट मतलब यार ये जो हमें पिज्जा जो दिया जा रहा है 299 का, सपोज करो 300 रुपए का पिज्जा दिया जा रहा है, तो हम बोलते हैं यार 300 के लायक नहीं है। मैंने बोला भाई बड़े आप मतलब के कैसे पता चल गया 300 के लायक नहीं है? बोला आपने कि भैया ये कितने का होगा? 30 रुपए का। ये कितने का होगा? 30 रुपए का। पनीर वनीर लगा लो ज्यादा ज्यादा, कितने का हो गया? 60 रुपए का हो गया। तो 60 रुपए का सामान कम से कम 100 ले ले भाई, तू 150 ले ले, पर 300 ये तो कहीं से जायज नहीं लग रहा। तो हम एक कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं? कीमत निकाल रहे हैं। और वो जो कीमत निकाल रहे हैं ना, वो हमें जो दिख रहा है वो कीमत निकाल रहे हैं। कौन सा निकाल रहे हैं कीमत? जो हमें अपेरेंटली दिख रहा है। लेकिन आप कुछ कीमत भूल गए, इसकी पैकिंग आपने नहीं देखी। जो आपको पूरा एक रैपर में दिया या पूरा बॉक्स में दिया, वो तो आप जोड़ ही नहीं रहे। वो भी तो एक काइंड ऑफ मटेरियल है। आप वो नहीं देख रहे, तो केचप दिया आपको उसने। आप बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि आप देख ही नहीं रहे, और जो एक्सपेंसेस आप नहीं देख रहे, वो एक्सपेंस अगर नहीं होगा तो पिज्जा आपको मजा ही नहीं आएगा। हाथ में दे दे पिज्जा थोड़ी खा लोगे आप। तो वो खर्चे हम इग्नोर मार देते हैं। तो ऐसे खर्चे जो आपको सामने सीधा सीधा दिख रहा है, वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। और जो खर्चे आप उसके पीछे हो रहा है और कहीं ना कहीं उसके बनने के बाद हो रहा है, वो कौन सा मटेरियल होगा? इनडायरेक्ट। अब मेरे पिज्जा वाले एग्जांपल में बेस हो गया और पनीर वनीर और ये सब्जी क्या हो गया, जो इसके वेजिटेबल डाला जा रहा है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद रैपर वैपर कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा केचप वगैरह दे रहा है, बॉक्स के अंदर पॉलिथीन में पैक करके दे रहा है, टिश्यू पेपर दे रहा है, ये भी काइंड ऑफ एक मटीरियल है। लेकिन ये कौन सा मटीरियल है? इनडायरेक्ट, जो कि इसके बनने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो बन जाए। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो नहीं बना। समझ रहे हो बात को? तो हमारे दो तरीके के मटेरियल हो जाते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब अपरेंटली जो आपको दिख जाए। इनडायरेक्ट जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो मटेरियल है। इसके बाद हमारे लेबर, लेबर भी दो तरीके के हो सकते हैं। ये भी डायरेक्ट हो सकते हैं और ये भी इनडायरेक्ट हो सकते हैं। सर डायरेक्ट लेबर कौन से हो सकते हैं? डायरेक्ट लेबर देखो वो हो सकते हैं जैसे कि जो पिज्जा बनाने के अंदर जो मेहनत कर रहा है, जो बना रहा है, वो डायरेक्ट है। और आपको जब एंट्री करते हो तो गार्ड आपको ऐसे ओपन करके देता है गेट, वो भी लेबर, उसको भी तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन उसका पिज्जा बनाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गार्ड रख रखा है ताकि आपको सर्विस मिले। वेटर है, आपको सर्विस दे रहा है, तो जो वेटर वगैरह है वो इनडायरेक्ट लेबर हो गए। और जो पिज्जा मेनली बना रहा है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे बड़ा हाथ जिसका है, वो डायरेक्ट लेबर में हो गए। तो लेबर भी दो तरीके के हो गए। इसके बाद खर्चे भी दो तरीके के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक जिस ओवन में हमारा पिज्जा बन रहा है वहां भी बिजली का बिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से। जिस ओवन में बन रहा है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और एक जहां आप बैठे हो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब भैया अगर जहां बैठे हो वहां लाइट चली भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवन की लाइट चली गई तो पिज्जा नहीं मिलेगा आपको। तो अब ये जो ओवन वाले के पास हमारा इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है वो डायरेक्ट हमारा ओवरहेड हो गया, और जो बाहर लाइटिंग वगैरह है वो कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट। तो खर्चे को हमने जितने भी तीन कंपोनेंट्स में बांटे, ये तीनों कंपोनेंट्स आगे फर्दर बढ़ जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के केस। किसमें बढ़ जाता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के केस। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट में बच जाता है। इसके बाद हम सेलिंग करते हैं, वो भी बच जाता है। तो पहले सबसे पहले मोटा मोटा समझते हैं भैया कॉस्ट क्या होता है हमारा। मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है। लेबर का मतलब हो गया हमारा जो मजदूरी कॉस्ट, मटेरियल का मतलब हो गया जो रॉ मटेरियल, और ओवरहेड का मतलब हो गया होने वाला खर्चा। आज के बाद मैं खर्चे को ओवरहेड ही बोलूंगा इस सब्जेक्ट के अंदर। समझ में आया यहां तक आपको? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी बच्चों को डाउट नहीं? ठीक है, तो एक बार हम खर्चे के ऊपर नजर डालते हैं। सर अगर जो मैं खर्चे बता रहा हूं तो हमारे कॉस्ट के एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब भैया जो हमारे खर्चे होंगे, क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं? तीन हो सकता है। एक क्या हो सकता है?
मतलब जो कॉस्ट बना, तीन चीजों को मिला के बना है। एक क्या हो सकता है हमारा, लेबर हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, एक्सपेंस, जिसको हमने क्या बोला भैया, यहां तो एक्सपेंस बोल रहे हैं, ये तीनों प्लस होगा। अब मटेरियल के अंदर दो बातें आ गई। कौन से मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर के अंदर भी दो बातें आ गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंस में भी दो बातें आ गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट की भी कैटेगराइज हो गई अब कि भैया ऑफिस में खर्चा कर रहे हो या फैक्ट्री में कर रहे हो। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की देखा जाए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी देखो कितने बन गई। या तो फैक्ट्री में खर्चा कर रहे होगे, या फिर ऑफिस में हो रहा होगा, या सेल्स करते टाइम पे हो रहा होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। जो मेरा पिज्जा है उसका जो रॉ मटेरियल बना, हमारा जो पिज्जा का बेस था और उसके ऊपर चीज डाला गया, वो डायरेक्ट था। उसके ऊपर जो हमने बनाया, उसको रैपर में पैक किया, वो जो हमारा मटेरियल रखा रैपर में पैक करने के बाद, या फिर उसके ऊपर केचप डाला, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कहां हो रहा है, ये फैक्ट्री के अंदर पैक हो रहा है, तो फैक्ट्री का हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर फैक्ट्री से बनने के बाद एक डबल पैकिंग आपने कर दी ऑफिस के अंदर ले जाके, तो वो ऑफिस का होगा। और आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम पे कर रहे हो, जब बेच रहे हो, जैसे कि कई बार हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं ना, तो हम बेचते टाइम पे बोलते हैं भैया प्लेट एक्स्ट्रा डाल देना, तो सेलिंग के टाइम पे प्लेट एक्स्ट्रा डाला जा रहा है, या केचप एक्स्ट्रा डाल देना, टिश्यू एक्स्ट्रा डाल देना, तो वो कहां पे खर्चा हो गया हमारा, तो टिश्यू, केचप, ये सब क्या है, ये मटेरियल ही तो है। तो ये हो गए। तो यानी इनडायरेक्ट मटेरियल के तीन कैटेगरी हो सकता है फैक्ट्री में हो, ऑफिस में हो, लेकिन डायरेक्ट तो भैया डायरेक्ट है, इसका कोई कैटेगरी नहीं है। ऐसे ही हम लेबर की बात करें इनडायरेक्ट की, तो ये भी हो सकता है कहां कहां पे, या तो हो सकता है फैक्ट्री में, या हो सकता है ऑफिस में, या हो सकता है सेल्स करते टाइम पे। सेल्स करते टाइम पे डिलीवरी मैन, उसको भी तनख्वाह दे रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे होगा। ऑफिस के अंदर भैया जो आपके ऑफिस में फोन करके ऑर्डर वगैरह ले रहा है। इसके बाद फैक्ट्री में जो कि मेन डायरेक्ट, मतलब कि फैक्ट्री के अंदर बैठ के ही काम कर रहा है। एक तो हो गया जो बिल्कुल पिज्जा बना ही रहा है, वो तो डायरेक्ट में आ गया। इनडायरेक्ट के अंदर पिज्जा बनाने के साथ साथ हेल्पिंग कर रहा है, वो इनडायरेक्ट में आ गया। और फैक्ट्री के अंदर ऐसे एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी हमारे डायरेक्ट है, डायरेक्ट तो भैया डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट के अंदर कितने पार्ट आ गए, फिर से कहां कहां हो सकता है हमारा, फैक्ट्री में हो सकता है खर्चा, और कहां हो सकता है, फैक्ट्री की बिजली की बिल, ऑफिस के बिजली का बिल, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिलीवरी व्हीकल के अंदर पेट्रोल डाला जा रहा है, वो मान लो वो खर्चे। तो हमने खर्चे को इस कैटेगरी में बांट दिया। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले बताइए ये थोड़ा सा मैंने बताया, बस हिंट दिया है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या पंगा पड़ रहा है? समझ में आया आपको? यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए। आज की क्लास थोड़ी सी मैं शॉर्ट रखूंगा, और इवन दो मैं एक क्लास कल भी ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है ना? किस टाइम पे करूंगा? कल मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं मैं 6 से 7। यस, क्लियर है। एक क्लास मैं इसको शॉर्ट रख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है अभी, तो मैं कल आपकी क्लास रख देता हूं। जितने बच्चे लाइव हैं, कल है MWF, है ना? तो एक तो 5 से 6 क्लास है मेरी, 6 से 7 है, 7 से 8 है, 7 to 8 कर देता हूं कल एक क्लास, ठीक है? कल एक क्लास मुझे जल्दी छोड़ना पड़ रहा है, मैं खुद ही ये बीच में ही एक तरीके से कल 7 to 8 में कंटिन्यू क्लास करूंगा। ओके सर, एक बार एक्सपेंस वाला इनडायरेक्ट बता दीजिए। एक्सपेंस इनडायरेक्ट कैसे होगा? बिजली का बिल फैक्ट्री के अंदर हो रहा है बिल्कुल, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर फैक्ट्री के बाहर लाइट जल रही है, वो इनडायरेक्ट हो गया ना। एक देखो, जैसे मैं पिज्जा बना रहा हूं, मशीन के अंदर मैं पिज्जा बना रहा हूं, यहां बिजली का बिल लग रहा है, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब पिज्जा तो बन गया, पिज्जा बनाने के बाहर ट्यूबलाइट लग रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो उससे पिज्जा का मतलब नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट में चला गया, लेकिन फैक्ट्री के अंदर हो रहा है वो खर्चा। उसके बाद क्या हो गया, ऑफिस के अंदर मैंने एक शोरूम भी बना रखा है, वहां पे लाइट वगैरह है, वो भी तो खर्चा ही है, तो वो कहां खर्चा हो रहा है हमारा, ऑफिस के अंदर। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो डिलीवरी व्हीकल से उसको पेट्रोल वगैरह खर्चा देता हूं, जा भाई जा, तो खर्चा तो है, लेकिन वो कब खर्चा हो रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम पे, ठीक है? तो कल बुक्स अभी मार्केट में आई नहीं है, बुक्स का नाम है हमारा महेश्वरी मित्तल, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज की क्लास बहुत शॉर्ट रख रहे हैं, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे कल ही, और कल इसको टू बी कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है?
चलिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।